Welcome to all the students in my class. Today we discuss about the Hardy-Weinberg law or Hardy-Weinberg equilibrium. Before we discuss the Hardy-Weinberg law, we need to know about some important topics which is related with the Hardy-Weinberg law. This is a Hardy-Weinberg equation. Here as a p square plus 2pq plus q square is equal to 1. This is known as Hardy-Weinberg formula or Hardy-Weinberg equation. Okay, first of all we see about the some important topic. First is a population genetics. What is a population genetics? Population genetics क्या है? Population genetics is a study of genetic change in the population. Study of genetic change in the population. जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपके पेपर का एक मेजर पार्ट है, तो ये बेसिकली एक पॉपुलेशन में जो जीन में चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स. नाउ सेकंड इज़ अ पॉपुलेशन. व्हाट इज़ द पॉपुलेशन? इट इज़ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज. इट इज़ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज. ओके, नाउ व्हाट इज़ द जीन पूल? जीन पूल क्या है? It is a sum total of genes of a population, or it is a collection of genes in a population at a given time. Okay, gene pool जो है एक particular population का जो total gene है उसको बोलते हैं gene pool. Now, very important term is a gene frequency or allele frequency. Allele, as you know, what is the allele? Allele is a copy of gene for the same trait. Allele क्या होता है? Allele क्या होता है? ये copy of genes होते हैं जो है same trait के लिए. या फिर हम कह सकते हैं alleles are also a alternative. Alleles are also the alternative form of the genes. या फिर कह सकते हैं it is a variant of the gene or different version of the genes. Okay? तो allele frequency या gene frequency क्या है? It refers, this is the allele frequency. It refers to the proportion of an allele in the gene pool of a population as compared with other allele at the same locus. Actually ये जो जीन पूल है ये आपका जीन फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसमें जीन फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हैं या एल फ्रिक्वेंसी, वो इट इज़ अ अकरेंस और प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ गिवन पॉपुलेशन. जो जीन फ्रिक्वेंसी है या एल फ्रिक्वेंसी है इसका मतलब है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस और प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ गिवन पॉपुलेशन. ओके, सपोज दैट इन अ पॉपुलेशन देयर आर 2 एलेल्स. कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें 2 एलेल्स हैं एट वन जीन लोकस या एट द सेम लोकस, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. दे आर रिलेटेड टू द डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ओके, नेचुरली 3 काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर. फर्स्ट आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज n. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज n. Second, total number of alleles capital A and small a. Since organism is diploid तो क्या होगा, वो total number of individuals सिद्ध हो जाएंगे. diploid है तो 2n. Okay, now next the number of homozygous dominant कितने होंगे? It is denoted by the D. Number of recessive homozygous recessive is R and number of heterozygous individuals are H. H is denoted by heterozygous individuals. Homozygous recessive is denoted by R and homozygous dominant is denoted by the D. Okay, and how to calculate the gene frequency? जीन फ्रिक्वेंसी कैसे हम किसी भी पॉपुलेशन की कैलकुलेट करेंगे ये आप पहले देखेंगे. जीन फ्रिक्वेंसी क्या है मैंने पहले ही बताया. इट इज़ द एलेल फ्रिक्वेंसी और जीन फ्रिक्वेंसी द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस और प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ गिवन पॉपुलेशन नोन एज जीन फ्रिक्वेंसी. Okay, now how the calculate gene frequency in a given population? Population में gene frequency को कैसे calculate करेंगे? इसमें
यहाँ पे जो है जस्ट टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिस इज इज द 2d प्लस h। 2d क्या है? डोमिनेंट एलिस कैपिटल ए के लिए जो है क्या हम करेंगे, जो डोमिनेंट शो कर रहा है 2d प्लस h। इसमें 2d कहाँ से आया? देखिए इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिस के लिए पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द जीन पूल बाय होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, कैपिटल ए 2d, क्योंकि 2 a डबल ए हैं तो आपका 2d हो गया। सेकंड पॉइंट द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द हेट्रोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस में भी तो एक कैपिटल ए है तो आपका हेट्रोजाइगस के लिए h। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिस कितने हो गए? 2d प्लस h। ओके, देन द हाउ वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए और एलिल ए इज अ 2d प्लस h अपॉन 2n। ओके, अगर जो है हमें जो है डोमिनेंट की जो डोमिनेंट है आपका जो है डोमिनेंट एलिल है उसका हमें पता हो, अगर जो है वैल्यू पता हो, और अगर हमें हेट्रोजाइगस की वैल्यू पता हो और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन अगर हमें वैल्यू हो हमारे पास, तो वी कैन कैलकुलेट ईजली द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल एंड ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल। ठीक है, ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए इज 2d प्लस h अपॉन 2n। नाउ सेम द टोटल नंबर ऑफ रिसेसिव एलिल स्मॉल ए इज अ 2r प्लस h। 2r ये कहाँ से आया? 2r इसमें भी फर्स्ट पॉइंट एज अबव कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द होमोजाइगस रिसेसिव। स्मॉल ए है तो 2 रिसेसिव। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, तो यहाँ पे इक्वल टू h। ठीक है, हेट्रोजाइगस इज डिनोटेड बाय h। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन स्मॉल ए की कैसे करेंगे? सेम वही, इक्वल टू 2r प्लस h अपॉन 2n। ये फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए डोमिनेंट की 2d प्लस h अपॉन 2n, एंड ये है फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए रिसेसिव एलिल की है 2r प्लस h अपॉन 2n। ये फॉर्मूला है, और इसी बिहार पे हम किसी भी पॉपुलेशन की जो है अगर हमें वैल्यू पता हो डोमिनेंट रिसेसिव की, तो हम उसकी जो है जीन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज दिस? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे जीन फ्रीक्वेंसी है वैसे ही जीनोटाइप मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जीनोटाइप मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज नोन एज जीनोटाइप। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी in a population is the number of individuals with a given genotype divided by a total number of individuals in a population. Genotype जो frequency है वो आपका means the combination of alleles या combination of genes. It is a total number of one kind of individuals from a population, all of which exhibit similar character with respect to the locus under the consideration. Okay. नेक्स्ट, अब जैसे हम लोग जीन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, वैसे ही हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली जो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है, अगर हमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालनी है डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की, डोमिनेंट एलिल्स की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है डोमिनेंट एलिल्स इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पे दैट मीन्स कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ अ गिवन जीनोटाइप डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस स्लाइड में द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल्स इज अ कैपिटल ए है, इंडिविजुअल्स डी अपॉन एन। ठीक है, नाउ इन द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स में h upon n, and whereas genotype frequency of small individuals, recessive individuals are r upon n. ओके, तो ये फॉर्मूला है
जिसके थ्रू वी can easily calculate the genotype frequency. And in the above slide, these two formulas are used to calculate the gene frequency और allele frequency. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जीन फ्रिक्वेंसी को और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी को. तो किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन फ्रिक्वेंसी है और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी है वो आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो चेंजेस होंगे वो जीन में ही होंगे, जीनोटाइप में ही चेंजेस होंगे. तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ इसी पर बेस्ड है. तो इसलिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द जीन फ्रिक्वेंसी एंड व्हाट इज़ जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी. जीन फ्रिक्वेंसी मैंने बताया आपको कि सिंपली जो एलिल फ्रिक्वेंसी है या जो जीन फ्रिक्वेंसी है, इट इज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस और प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ गिवन पॉपुलेशन. वेयर एज जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी इट इज़ अ मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स. ठीक है, इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ वन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑल ऑफ विच एक्सिबिट सिमिलर कैरेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द लोकस, सेम लोकस अंडर द कंसिडरेशन. ठीक है, तो अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द हार्डी-वेनबर्ग लॉ. हार्डी-वेनबर्ग लॉ है क्या? हार्डी-वेनबर्ग, G.H. Hardy and W. Weinberg in 1908 has given the law of genetic equilibrium or given the Hardy-Weinberg law. Genetic equilibrium, what is genetic equilibrium? Genetic equilibrium पहले क्या होता है? Genetic equilibrium का मतलब होता है ये जो आप this one topic. Hardy-Weinberg law में पहला genetic equilibrium means there is no any change in the genes. That means no any change, no variation at the genetic level. जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जीन्स आपके या जेनेटिक लेवल पे जो है, जो कंडीशन है जीन्स की वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम. मतलब कोई चेंज ना हो, देयर इज़ नो एनी चेंज एट द लेवल ऑफ जीन, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम. वो कंडीशन क्या होगी? जेनेटिक इक्विलिब्रियम की होगी. नाउ द हार्डी-वेनबर्ग लॉ. हार्डी-वेनबर्ग लॉ, इसमें हार्डी-वेनबर्ग लॉ कहता क्या है? हार्डी-वेनबर्ग लॉ कहता है कि अगर जो है एक लार्ज पॉपुलेशन है जिसमें कि रेंडमली मैटिंग हो रही है, तो उसमें जो जीन फ्रिक्वेंसी है दैट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, सेलेक्शन एंड जीन फ्लो. मीन्स ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ ये कहता है, हार्डी-वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन जिसमें कि जो है रेंडम मैटिंग हो रही है, तो उसमें जनरेशन टू जनरेशन जो जीन फ्रिक्वेंसी है या जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी है, दोनों ही क्या है? विल रिमेन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन. देयर इज़ नो एनी चेंज इन द पॉपुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, सेलेक्शन एंड जीन फ्लो. मतलब कोई इवोल्यूशनरी फोर्स ना लगे. जैसे कि म्यूटेशन है, म्यूटेशन क्या करता है? जीन में चेंज करता है, सडन चेंज इन द जीन. तो म्यूटेशन नहीं हो, म्यूटेशन के एब्सेंस हो, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो उस पॉपुलेशन पे, और जीन फ्लो का मतलब माइग्रेशन नहीं हो. उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल माइग्रेट ना करे या दूसरे पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल इसमें आके रिप्रोडक्शन ना करे, मैटिंग ना करे. तो इस कंडीशन में अगर ये सारे इवोल्यूशनरी जो फोर्सेस हैं, जो डिस्टर्बिंग एजेंट हैं, ये सारे अगर एब्सेंट हो, इनके एब्सेंस में जो है जो जीन फ्रिक्वेंसी है एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी बोथ आर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दैट इज़ अ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स कांस्टेंट. इसलिए मैंने आपको बताया कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो कब रहेगी? जब जो है आपका जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं वो एब्सेंट होंगे. ओके, नाउ हार्डी-वेनबर्ग लॉ में आपका सेम यही चीज़ जो है, आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि जीन पूल क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा. ठीक है, नो चेंज इन द पॉपुलेशन, सो नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है. तो दिस लॉ डिस्क्राइब अ थ्योरेटिकल सिचुएशन इन विच अ पॉपुलेशन इज अंडरगोइंग नो इवोल्यूशनरी चेंज. मतलब ये कि ये लॉ जो है
आपका डिस्क्राइब करता है कि कोई पॉपुलेशन है जिस पे कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी आपके जो डिस्टर्बिंग फोर्सेस हैं या डिस्टेबलाइजिंग जो फोर्सेस हैं, जैसे कि आपका म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड माइग्रेशन या जीन फ्लो जिसे बोलते हैं, वो अगर नहीं है तो उस पॉपुलेशन की जो जीन है या जो जेनेटिक कंडीशन है वो कांस्टेंट रहेगी, तो वहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी नो चेंज नो इवोल्यूशन। ये आपका हार्डी-वेनबर्ग लॉ यही कहता है। ठीक है, अब हार्डी-वेनबर्ग लॉ की 5 कंडीशंस है। किस 5 कंडीशंस पे हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो है वो फॉलो करेगा? यहाँ पे एजिप्शंस ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल नो नेचुरल सिलेक्शन। पहला तो कोई भी नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस है, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो आपके बहुत बेटर कैरेक्टरिस्टिक या बेटर जीन होते हैं, जो बेटर सर्वाइवल वाले जो जीन होते हैं, वैसे ही इंडिविजुअल्स का जो है सिलेक्शन होता है। बाकी जो आपके अनफिट होते हैं, जो बहुत कैपेबल नहीं होते हैं, वो आपके डाई कर जाते हैं या उनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है। तो पहली चीज़ ये कि नेचुरल सिलेक्शन एब्सेंट हो। दूसरा, नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं हो, सडन चेंज इन द जीन इज़ नोन एज म्यूटेशन, तो म्यूटेशन नहीं हो उस पॉपुलेशन में। तीसरा, नो जीन फ्लो, जीन फ्लो नहीं हो, मतलब कि नो माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं हो, मतलब दैट पॉपुलेशन आर स्पेशली आइसोलेट फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन है वो आइसोलेट हो, ताकि उस पॉपुलेशन में ना तो कोई इंडिविजुअल जा सके मैटिंग के लिए, ना उस पॉपुलेशन से कोई मेंबर वहाँ से किसी और जगह जा सके, ना कोई एंटर कर सके इंडिविजुअल, ना कोई जा सके वहाँ से। तो ये हो गया जीन फ्लो, नो जीन फ्लो या नो माइग्रेशन। इसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या हो? लार्ज हो, क्योंकि इससे जो है रैंडम मैटिंग की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। रैंडम मैटिंग, रैंडम मैटिंग क्या होता है? रैंडम मैटिंग का मतलब होता है कि जो है वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स आर पोटेंशियल पार्टनर, वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स आर पोटेंशियल पार्टनर, मतलब ये कि मीन्स रैंडम का मतलब होता है मीन्स एवरी फीमेल gametes has an equal opportunity to be fertilized by every male gamete. Is that clear? अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पे रैंडम मैटिंग, नॉन रैंडम मैटिंग होगी, जबकि जो लार्ज पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पे रैंडम मैटिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। रैंडम मैटिंग मीन्स होता है पैनमिक्सिया, पैनमिक्सिया दिस इज़ द नोन एज रैंडम मैटिंग, और जिसमें रैंडम मैटिंग होता है उसको बोलते हैं पैनमिक्टिक पॉपुलेशन। ओके, तो रैंडम मैटिंग का मतलब कि वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स आर पोटेंशियल पार्टनर्स, या जो है सारे मतलब रैंडम मैटिंग में एवरी फीमेल गैमेट्स हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी फर्टिलाइज बाय द एवरी मेल गैमेट। तो रैंडम मैटिंग होगी एक लार्ज पॉपुलेशन में, तो वहाँ भी क्या होगा, जीन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो कि मस्ट हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ के लिए, या कह सकते हैं दिस इज़ द 5 साइलेंट फीचर्स फॉर द हार्डी-वेनबर्ग लॉ। Now next, in the next slide, here is a implication. If हार्डी-वेनबर्ग लॉ को यदि हम इम्प्लीमेंट करें इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो आपका जो है कैसे हम जीन फ्रिक्वेंसी या जेनेटिक फ्रिक्वेंसी कैसे कांस्टेंट रहती है, इसे हम देखते हैं। सपोज देयर इज़ अ पैनमिक्टिक पॉपुलेशन। पैनमिक्टिक का मतलब होता है, मैंने पहले बताया कि जहाँ पे रैंडम मैटिंग हो रही है उसे बोलते हैं पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, विथ अ जीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, देयर आर द 2 जो है जीन्स, 2 एलिस, कैपिटल ए डोमिनेंट एलिस एंड ए रिसेसिव एलिस। let us presume that numerical proportion of different genes in the population is as follows. Capital A is 36% individuals हैं dominant, homozygous and heterozygous capital A small is 48%, and small a is 16%. Recessive homozygous is 16%, heterozygous is 48%, and homozygous dominant is 36%. Now the mathematical expression is a frequency of allele A is represented by the P.
ये मैंने आपको अभी बता रहे हैं, आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा अभी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल स्मॉल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू. ठीक है, कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय द पी एंड स्मॉल ए इज डिनोटेड बाय द क्यू. ओके, देयर इज अ रैंडम यूनियन ऑफ द गैमेट विद द जीन्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. एट द इक्विलिब्रियम स्टेट एलिल इन द डिप्लॉयड स्टेट, एल जो जब डिप्लॉयड स्टेट में है तो क्या होगा, कैपिटल ए तो क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर, पी इंटू पी इज अ पी स्क्वायर, स्मॉल ए क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू. ठीक है, एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, देन क्या हो जाएगा ये आपका 2pq. इज दैट क्लियर? देन जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे, जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कैपिटल ए 2 कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड प्लस होमोजाइगस रिसेसिव. दिस इज जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी. नाउ द फॉर्मूला, अगर हम पी और क्यू की वैल्यू रखें तो पी और क्यू को रखें अगर जो है डोमिनेंट और रिसेसिव वैल्यूज की जगह पे, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया. और अभी आपने पहली स्लाइड में देखा था कि जो है फॉर्मूले में पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था. तो 1 कहाँ से 1, एक्चुअली इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रिक्वेंसी इज़ 1. जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी या जीन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, तो जो सारे एलिल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो 1 मानी जाती है. तो ओवरऑल सम ऑफ ऑल द एलिल्स इज, ओवरऑल जो टोटल है जो है सम ऑफ ऑल द एलिल्स इज 1. सो इट इज़ अ इक्वल टू 1. जो फॉर्मूला आपका है इक्वल टू 1, यही था आपका. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड नाउ पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. मैंने आपको भी बताया कि जब जो है जीन फ्रिक्वेंसी जो और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी. कब कांस्टेंट होगी, जब कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई आपका जो है जीन फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो जीन फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. तो जब कांस्टेंट होगी तो पूरे जीन के जो सम टोटल होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा. तो इसीलिए इस फॉर्मूले में पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 है. ओके, नाउ इसको वैसे भी कह सकते हैं p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर. ठीक, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं नेक्स्ट लाइन में p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1. लेकिन वैल्यू भी क्या आएगा फिर, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1. दिस इज अ हार्डी-वेनबर्ग फॉर्मूला और हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन. आपने सेकंड स्लाइड में यही देखा था, पी स्क्वायर प्लस 2pq क्यू स्क्वायर. पी स्क्वायर क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव है और पी क्यू क्या है, हेटेरोजाइगस है. यानी कि आपका जो है टोटल जो जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी है, जो जीन फ्रिक्वेंसी है, वो क्या है, पॉपुलेशन की कांस्टेंट है इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस. नाउ दिस इज नोन एज हार्डी-वेनबर्ग फॉर्मूला और बाइनोमियल एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे लार्ज और रेंडमली मैटिंग पॉपुलेशन में जो उनकी कंडीशन है, बताया मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है हार्डी-वेनबर्ग लॉ का. एक तो ये कि उसमें जो है इवोल्यूशनरी फोर्स एब्सेंट हो, म्यूटेशन नहीं हो, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन एंड नो जीन फ्लो, और लार्ज पॉपुलेशन हो. दूसरा रैंडम मैटिंग हो, ठीक है, पैनमेट की पॉपुलेशन हो. तो जीन फ्रिक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर द हार्डी-वेनबर्ग लॉ. हार्डी-वेनबर्ग लॉ में यही है कि पेरेंट का जो जीन फ्रिक्वेंसी जो है, जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है, वही आपका जो है नेक्स्ट जनरेशन में भी वही रेशियो सेम होता है. कैसे, इसको आप देखिए यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन में देखिए कैपिटल ए 36%. इसके बाद जो है यहाँ पे सेकेंड इसमें
48% हेटेरोजाइगस कंडीशन है और 16% क्या है आपका होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, स्मॉल ए है। ओके, तो ये आपकी जो है ये पेरेंटल जनरेशन है। अब पेरेंटल जनरेशन में यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होंगे कितने, गैमेट कितने प्रोड्यूस होंगे इसमें, अगर जो है 36% है, यहाँ पे गैमेट जस्ट इसके डबल होंगे। ठीक है, तो गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए जस्ट डबल, यहाँ पे देखिए जस्ट हाफ गैमेट जो है गैमेट प्रोड्यूस्ड, ये आपका गैमेट प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपका 48% है हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो 48% आपकी जो इनकी फ्रिक्वेंसी है पेरेंटल पॉपुलेशन की, तो इसको जस्ट आप हाफ कर दीजिए, हाफ गैमेट प्रोड्यूस हो गए। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पे 16% को, तो यहाँ पे ये 8 जो है आपके गैमेट प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, 4 से 8 गैमेट प्रोड्यूस हो गए। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस में है सेम गैमेट, हाँ 2 टाइप के गैमेट हैं यहाँ पे, एक आपका पूरा रेड है और एक जो है क्या है लाइंस है। लुक एट द डायग्राम, दिख रहा है। अब यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं इसमें आपका जो है देखिए यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस हुई ये 36% है, इसमें आपका जो है ये पूरा 36% है। इसके बाद ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है इसमें आपके जो 24% जो है आपके डोमिनेंट है और जो है 24% आपके क्या है रिसेसिव हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 24% रिसेसिव एंड 24% जो है आपके डोमिनेंट। नाउ ये टोटली रिसेसिव हैं, तो रिसेसिव में आपका क्या हुआ, ये पूरे टोटली क्या है आपके 16% आर रिसेसिव। ओके, इसके बाद अब इनको हम ऐड करते देखिए सेम जो आपके हैं डोमिनेंट एलेल्स और आपके जो हेटेरोजाइगस जो डोमिनेंट है उनको हम ऐड कर देते हैं। 36% पूरे ये और प्लस हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो 24% डोमिनेंट है उनको हमने ऐड किया, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 60%, क्योंकि दोनों क्या है ये भी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपकी डोमिनेंट है, दोनों जो है क्या है कैपिटल ए है, ये भी आपका डोमिनेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है इन नेक्स्ट यहाँ पे इसमें भी क्या है आपका ये जो पोर्शन है ये आपका स्मॉल ए है रिसेसिव है, ये भी क्या है स्मॉल रिसेसिव है, तो दोनों रिसेसिव को ऐड करेंगे तो कितना 24% ये और आपके टोटल 16% ये, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 40% रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम इसे ऐड करेंगे पूरा, तो देखिए इनका जो है ये गैमेट प्रोड्यूस हुए। फिर इन द फर्स्ट जनरेशन में देखिए क्या होगा, अब इसमें फर्स्ट जनरेशन में आफ्टर मैटिंग ये देखिए कैपिटल ए डोमिनेंट, फिर यहाँ पे देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस कंडीशन और यहाँ पे क्या हुआ टोटली रिसेसिव कंडीशन। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब इनको आप ऐड करेंगे तो क्या हो गया फिर अगेन 36% जो है डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, ये आपके दोनों जो है आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, इन दोनों को ये दोनों आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये आपके जो है यहाँ पे 24% ये है आपका 24%, तो यहाँ पे कितने हो गए ये 48% और 16% आपके हो गए ये आपके टोटली रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव वैल्यूज हो गए। तो आपका जो पहले जनरेशन में जो पेरेंटल रेशियो था सेम आपका जो है कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट जो होमोजाइगस डोमिनेंट थे वो 36% जीन फ्रिक्वेंसी थी और यहाँ पे जो है 48% जो है आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन थी और रिसेसिव कितने थे 16%। तो सेम वही आपका जो है जो प्रोजेनी है जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी आपकी यही वैल्यू आई है, डोमिनेंट की 36%, हेटेरोजाइगस की 48% एंड रिसेसिव की 16%। तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ यही कहता है कि अगर जो है लार्ज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज लार्ज है और रैंडम मैटिंग हो रही है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। अगर कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लग रहा है,
म्यूटेशन नहीं हो रहा है, जीन फ्लो नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ ग्राफ इन दिस कंडीशन। यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन है जिसका जो है आपका ये प्लॉट है, गैमेट्स हैं ये। यहाँ पे देखिए ये, इसमें लेंथ ऑफ पी इज़ 0.6, लेंथ ऑफ पी इज़ 0.6, ओके। लेंथ ऑफ क्यू इज़ ओनली 0.4। ये क्या है, ये 0.4 है और ये क्या है, 0.6 है। तो यहाँ पे आपका जो है देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ अ होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज़ अ होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस इज़ अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मीन्स आपका सेम वही जो मैंने अभी बताया आपको, जो है ग्राफिकल उसमें डायग्राम में आपका कैपिटल ए आपका जो रेशियो है वो देखिए, ये आपका 6 और ये जो आपका है यहाँ पे ये और प्लस ये कितना हो गया, 6 × 6 यानी कि 36%, ठीक है। और इसके बाद ये आपका जो है ये वाला जो एरिया है और प्लस ये वाला जो है ये 4 × 4 16% एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन मीन्स आपका जो है ये जो ब्रेस्ट कितना है 40.48, ओके 48 आपका जो है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है। जो मैंने भी आपको ऊपर बताया ना परसेंटेज में, होमोजाइगस डोमिनेंट इज़ 36% एंड होमोजाइगस रिसेसिव इज 16% एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन इज 48%। तो ये आपका जो है ग्राफिकल जो है प्रेजेंटेशन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पीटीसी टेस्ट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। पीटीसी टेस्ट, पीटीसी मीन्स फिनाइल थियोकार्बेमाइड। इट इज़ अ केमिकल, लो टॉक्सिक केमिकल होता है। इन ह्यूमन पॉपुलेशन पर्सन विद द जीन टी find weak solution of PTC phenyl thiocarbamide to be bitter in test, whereas in homozygous small t person such solutions are testless। मीन्स ये कि जो पॉपुलेशन है, दी पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन है जो आइसलैंड पे है या किसी ऐसे टाउन में है जहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे जो है क्या हो रहा है, जो पीटीसी टेस्ट है वो सारे ह्यूमन पॉपुलेशन में कॉमन नहीं है। उसमें आपके जो है कुछ ऐसे परसेंट हैं 20%, 25% आर दे फील टेस्टलेस, मतलब उन्हें जो पीटीसी का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, वो उसको फील नहीं कर पाते हैं। दे आर नोन एज नॉन टेस्टर, ओके। तो इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन F1 जनरेशन एज homozygous dominant is 25%, दैट इज़ homozygous टेस्टर, इनको पीटीसी का टेस्ट फील होता है। homozygous recessive एज 25%, ये नॉन टेस्टर होते हैं, ये पीटीसी को फील नहीं के बाद इनको बेटर टेस्ट फील नहीं होता है। और इसके बाद नाउ द लास्ट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दे ऑल्सो फील द टेस्ट ऑफ पीटीसी। सो पॉपुलेशन विल बी टी कैपिटल टी यानी कि homozygous dominant is 75% and homozygous recessive is non-tester which is 25%. The frequency of gene T and small t will remain the same रहता है। Actually जो ये PTC test है, this test has been widely used in the school and colleges practical teaching। स्कूल और कॉलेजेस में इसको यूज़ करते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन पॉलीमॉर्फिज्म इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। इसको टेस्ट यूज़ करते हैं, इसमें जो है एक स्ट्रिप लेते हैं, पीस ऑफ पेपर लेते हैं जिसको सोक करते हैं पीटीसी में और स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका टेस्टर ग्रुप होता है, एक होता है नॉन टेस्टर। तो और उसमें हम इनको टेस्ट कराते हैं कि किसको पीटीसी का टेस्ट बेटर लग रहा है। जो बेटर लग रहा है वो आपका जो है
वो टेस्टर ग्रुप हो जाएगा, और जिनको टेस्ट फील नहीं हो रहा है वो नॉन टेस्टर ग्रुप होंगे। तो पीटीसी टेस्टिंग एबिलिटी इज अ सिंपल जेनेटिक ट्रेट गवर्न्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील्स डोमिनेंट T कैपिटल T for the testing and recessive small t for the non-testing. So this is the example of PTC test in the human population, and this follow the Hardy-Weinberg law. Okay. Now in the last, what is the significance of Hardy-Weinberg principle? Hardy-Weinberg law का significance क्या है? जब कोई evolution नहीं हो रहा है, कोई change नहीं हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन जो जीन फ्रिक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी है, वो कांस्टेंट रहती है, तो व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंस? तो सिग्निफिकेंस आपका बेसिकली यहाँ पे ये है कि इट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल बेस लाइन फॉर मेजरिंग द एवोल्यूशनरी चेंज। जो एवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है, ऐसे तो एवोल्यूशन चेंज हो रहा है, बट हम इस थ्योरी के थ्रू हम ये एक जो है बेस लाइन, मतलब कि एक हम मेज़र कर सकते हैं कि जो एवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है उसका बेस क्या है, ठीक है। क्योंकि जो ये पर्टिकुलर जो आपका हार्डी-वेइनबर्ग के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है उसमें जो है कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज द इट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल बेस लाइन फॉर मेजरिंग द एवोल्यूशनरी चेंज। सेकेंड इज द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू कंजर्व गेन्स which have been made in the past and also to avoid too rapid change। मतलब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है हार्डी-वेइनबर्ग पॉपुलेशन में, वो आपकी क्या है, वो सारे कैरेक्टर्स को कंजर्व करके रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं, और जो रैपिड चेंज हो रहा है उसको उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल अवॉइड किया है, रोक के रखा है। तो इससे हम स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक है जो अभी तक कंजर्व हैं। नाउ द थर्ड सिग्निफिकेंस इज इक्विलिब्रियम मेंटेन्स heterozygosity in the population, ठीक है। equilibrium also maintain the heterozygosity in the population. Now last is the equilibrium also prevent the evolutionary progress। equilibrium जो है क्या करता है, जो आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, यानी जीन्स कांस्टेंट है, जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी और जीन फ्रिक्वेंसी क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है जनरेशन टू जनरेशन। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस को ये रोक के रखे, एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये आपका दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी-वेइनबर्ग लॉ। तो एट लास्ट हार्डी-वेइनबर्ग लॉ क्या कहता है, हार्डी-वेइनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है, पहली चीज़ ये, और उसमें रैंडम मैटिंग हो रही है, तो उसमें जीन फ्रिक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी क्या है, दोनों ही आपके रिमेन्स कांस्टेंट हैं, मतलब कांस्टेंट हैं, रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। मतलब इवोल्यूशनरी जो फोर्सेस हैं वो उस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है उस पॉपुलेशन में, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा है, कोई मतलब कि कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में उस पॉपुलेशन की जो जेनेटिक कंडीशन है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। और यही क्या है, हार्डी-वेइनबर्ग लॉ है, एंड दिस इज द हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन। ये आपका क्या है, हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन है। ओके, सो थैंक यू।